लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। मोक्षार्थियों, जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखित 12 भावनाओं का हमने रसास्वादन किया। लगभग मुझे लग रहा है ये वितराग विज्ञान भाग 1 का अंतिम पाठ रहा होगा। उसकी लोक भावना, वैसे ही जयचंद जी की 12 भावना इतनी प्रेरक और इतनी मस्ती भरी है, और सीधा दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। उसमें वैराग्य जैसा उछलता है, वैसे ऐसी छटा मुझे और अन्य 12 भावना में थोड़ी कमी नजर आती है। इसलिए उपयुक्त समझा मंगलाचरण के रूप में 3 लोक का पाठ चलना है, तो लोक भावना के रूप में मैं इसी मंगलाचरण को बोलूं। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। जगत का, विश्व का जितना भी ज्ञान है वह सब हमारे सुखी होने के लिए। इसीलिए आज मैं थोड़ी नई तर्ज पर बात करूंगा। आज तक मैं ये कहता था ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं ये दुनिया और ये महफिल, ये लोक, ये विश्व, ये दुनिया मेरे बड़े काम की है। और इन दोनों कथनों का आपसी समन्वय, परस्पर तालमेल है। जब मैं ये कहता हूं ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, तब आपको ये समझना चाहिए उनका न होना मेरे लिए सुख दुख में कारण नहीं है। जब मैं ये कहता हूं ये दुनिया मेरे काम की है, ये लोक, ये विश्व मेरे काम का है, ये महफिल मेरे काम की है, तब आपको यह अर्थ समझना चाहिए इसका यथार्थ ज्ञान मेरे बड़े काम का है। और इसी को 6वें अध्याय के शायद 12वें सूत्र में, तत्वार सूत्र में साफ उल्लेख है। जगत काय स्वभावम व संवेग वैराग्य अर्थम। जगत का स्वभाव ऐसा है, इस काय का स्वभाव ऐसा है, जिसे देखकर, जिसे जानकर हमें तुम्हें वैराग्य हो जाए और भोगों के प्रति भय लगने लग जाए, असारता भाषित हो। इसलिए मैं कहता हूं इस लोक का ज्ञान हमारे लिए बड़ा कार्यकारी होगा। और वैसे भी रोजाना जिनवानी स्तुति के रूप में हम वैसे ही बोलते हैं, जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिरु ढोक। उस जिनवानी को मैं मस्तक झुकाता हूं, जिस जिनवानी से मुझे लोक और अलोक का ज्ञान होता है। जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक। धन्य वह जिनवानी जिसने मुझे लोक और अलोक का ज्ञान कराया। ऐसी क्या धन्यता है लोक का ज्ञान कराने के पीछे, हम कुछ उसका अभ्यास करेंगे। वैसे आपको एक बात पता होना चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, जिस घर में हमें रहना है, जिस घर को हमें खरीदी करना है, उस घर का ज्ञान तो हमें जरूरी है ही, लेकिन उसके परिसर का ज्ञान भी हमारे लिए कुछ कम सहायक नहीं होता। इमेजिन करिए आपको कहीं
फ्लैट अथवा प्लॉट बुक करना है, क्या करते हैं हम ये देखते हैं अड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है। हम ये देखते हैं कौन सी जाति प्रजाति के लोग हमारे आसपास गिरे। यदि अरहंत सोसाइटी है, यदि जय जिनेन्द्र सोसाइटी है, महावीर एकेडमी सोसाइटी है, तब तो फिर बात ही क्या। और यदि महादिगंबर जैन कॉलोनी का नाम हो तो फिर और दिगंबर आया तब तो फिर बात ही क्या। हम देखते हैं मंदिर की दूरी कितनी है। सज्जन लोग ये भी देखते हैं स्वाध्याय समझने का लाभ कितनी दूरी पर मिल सकता है, आसपास कितने त्यागी व्रती है, कितने साधर्मी है, ये लोकेलिटी देखी जाती है। लौकिक दृष्टि से विचार करें तो देखा जाता है वहां पर लाइट की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, आसपास कोई शमशान तो नहीं है, आसपास कोई फैक्ट्री का डिस्पोजल तो नहीं होता है, आसपास कोई नाली तो नहीं बहती है, कोई धुआं तो नहीं आता है कहीं किसी कारण से। यह सब बातों का हम विचार करते हैं जब हम घर खरीदी करते हैं। अरे इतना ही क्यों, जबकि रहना कहाँ है, घर में रहना है। चार दीवारी के बाहर जरूरी नहीं है हम आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए वहां पर आसपास कौन कौन है। यदि फ्लैट हो तो ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, आस में कौन है, पास में कौन है, आदि। इतना ही क्यों, गुरुकुल में भर्ती होना है तो हम क्या चाहते हैं बच्चों, एक विवेकवान माता पिता क्या चाहेगा, किस गुरुकुल में दाखिल करूं बच्चों को। आप किसी भी विंडोज वर्जन का यूज कर रहे हो, बोलिए बच्चों, किस गुरुकुल में भर्ती कराना चाहेंगे माता पिता, कुछ तो बोलिए बच्चों। कोई बोल सकेगा, कोई नहीं बोल सकेगा। स्कूल में भर्ती कराना हो तो कैसे स्कूल चाहिए, जहां पर एक्सपर्ट टीचर्स हो, बेस्ट एजुकेशन हो, बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ क्या हो, बेस्ट डिसिप्लिन हो, सब कुछ प्रॉपर शिक्षा वहां पर अर्जित होते हो। कंप्लीट हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, आप हमें कंप्लीट पर्सन बना के दे देना। गुरुकुल में भर्ती करना हो तो क्या चाहते हैं, धर्म के उत्तम संस्कार। ऐसे संस्कार कूट कूट के भरी है हमारे बच्चों में, जिससे कितनी भी दरिद्रता है कि किसी की चीज उठा नहीं पाए, कैसी भी परिस्थिति आए ये पराई माँ बहन की तरफ बुरी निगाह से न देखे, कैसी भी परिस्थिति विसंगति आए तो किसी की हत्या नहीं करे, किसी के प्रति बैर विरोध नहीं करे, किसी का द्वेष नहीं करे। गुरुकुल में रखने का प्रयोजन तो यह होना चाहिए। माँ बाप प्रयोजन पर कितने खरे उतर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं। एनीवे, वहां पर भोजन पान कितना बख्शे यह भी विचार किया जा सकता है, कितना टेस्टी कितना नॉन टेस्टी मिल रहा है इसका विचार नहीं किया जा सकता। एनीवे, ये हम कोई भी लौकिक फैक्टर भी हमें देखना है, लौकिक चीज भी हमें परखनी है तो कितने फैक्टर्स हम देखते हैं। उसी प्रकार हमारे प्रयोजन की सिद्धि आत्मा को समझने से ही होती है, लेकिन आत्मा के आसपास जहाँ पर हम रहते हैं हम किन से भरे हैं, किन से घिरे हैं, कौन कौन ऊपर नीचे है, कहाँ पर क्या क्या फैला है, इन सभी बातों का नॉलेज हो तो अच्छा। ये कोई पंचायती की बात नहीं है, हमारा बाहर कौन है, अरे लोक में कहते तुम्हें जहाँ जाना है निवाह का रास्ता क्यों पूछ रहे। ये ना ही पंचायती है, ना ज्ञान का दुरुपयोग है, ना ही अनर्थ दंड है, ना ही कोई बकवास है, बल्कि सामान्य जानकारी से विशेष जानकारी बलवान होती है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। और उसी सामान्य की पुष्टि होने के लिए, आत्मा की पुष्टि होने के लिए जरूरी है हम ये सब विशेष जानकारी हो। भारत की जानकारी अच्छी करनी हो तो क्या करना चाहिए बच्चों? आम आदमी कहेगा भारत का ही तो नॉलेज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। भारत किन देशों से घिरा है, क्या क्या आपत्तियां रोजाना आती है,
लाइन ऑफ कंट्रोल क्या कहती है, आपकी एलओसी क्या कहती है, पाकिस्तान से रोजमर्रे की क्या क्या समस्या है, चाइना इंडिया की जो बॉर्डर है वहां की क्या क्या समस्या है, पीओके की क्या क्या समस्या है, साउथ से क्या क्या समस्या आती है, श्रीलंका से, नदी के बाद समुद्र के मार्ग से कहां कहां से हम किन किन देशों से जुड़े हैं, ये परफेक्ट नॉलेज हमें होना चाहिए। ये लौकिक बात हुई, उसी प्रकार यहाँ पर लोकोत्तर में भी इसलिए जरूरी हो जाता है हमें लोक का विश्व का ज्ञान करना। वैसे हमने पूर्व में जीव जीव पाठ पढ़ा है, एक 6 द्रव्य पाठ पढ़ा है, द्रव्य पाठ पढ़ा है और एक विश्व भी पाठ पढ़ा है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। एक द्रव्य गुण पर भी पाठ हमने पढ़ा है। ऐसे हमने 3-4 प्रकार के पाठ पढ़े हैं, लगभग उसमें सब जानकारी तो आई ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्योग्राफिकल डाटा आएगा, मैप जिसे कहते हैं। आप जब भी प्रिंसिपल को मिलने जाते थे वहां पर ग्लोब रखा रहता था, वर्ल्ड ग्लोब उसके टेबल पर, और हम यही समझ बैठे कि पृथ्वी ऐसी है और पृथ्वी घूमती रहती है, और हमें यह भी सिखाया गया कि ये पृथ्वी कछुए की पीठ पर खड़ी है, अथवा किसी शेषनाग पर खड़ी है, अथवा किसी हरकुलस नाम के एक गामा पहलवान ने उसको पकड़ कर रखा है। आज तक हमें इतना ही इंफॉर्मेशन था, इसलिए मैं कहता हूँ लोग का थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा हमें, तो हमें बड़ी निर्भरता आने वाली है। वो कैसे? तो जब प्रकरण चालू होगा तो हम इसे देख लेंगे। मूल में विश्व 2 भागों में विभाजित है बच्चों, एक लोक और एक अलोक। क्या ये लोक अलोक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, यदि कोई हमें कहे ये विश्व किसके, ये धरती या तो विश्व है, किसके आधार पर टिका है, और कोई ये कहे शेषनाग पर टिका है, तो कितने जनों का मन इसमें मान जाता है बच्चों? कितने जनों का मन इसमें मान जाता है कि हाँ बात सही है, शेषनाग पर टिका रहता है? अच्छा, कितने जनों का मन नहीं मानता इसको? क्यों नहीं मानता रहत? क्या दिक्कत है इसमें न मानने में? हाँ, नाक के ऊपर कैसे हो सकते हैं? और बोलो प्रबल बात। नाक की कोई आयु भी होगी, ठीक है, और कोई बात बताओ। हाँ, वो है जीव द्रव्य है, और बोलो। सबसे बड़ी समस्या ये है, आप जो आपत्तियां दिखा रहे हैं वे तो आपत्तियां संभव ही है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रत्यक्ष कछुए और नाग दिखते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं दिखता जो जिसके माथे पर कुछ डालो और वो पेल पाए, झेल पाए इतना। और प्रबल बात ये है, दूसरा प्रश्न हमें ये खड़ा होता है, वो शेषनाग किसके आधार पर टिका है? वो आधार कैसे रह सकता है? इसको तो बुद्धि बिल्कुल ही मान नहीं सकती। और यदि आपको उत्तर मिले शेषनाग अमुक चीज के आधार पर टिका है, तो फिर आपकी बुद्धि उछल उठेगी, तड़प उठेगी उत्तर के लिए। वो क्या? वो वस्तु किसके आधार से? और ऐसा कर करके आपको नए नए द्रव्य बताने पड़ेंगे, और इससे कहते हैं न्याय के ग्रंथ में अनावस्था दोष। क्या कहते हैं? ऐसे तो कोई अवस्था ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये इसके आश्रित, ये इसके आश्रित और ये इसके आश्रित। हम पूछेंगे अंतिम कौन है, और तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। जो भी आप अंतिम कहोगे हम फिर तुम्हें पूछने वाले, जो अंतिम है उसके बाहर को, उसके वह किसके आधार पर खड़ा है, वहां पर आप निरुत्तरित जरूर होंगे। और जैन ग्रंथ ये कहता है यदि वो अंतिम निराधार है, अच्छा आप कहेंगे नहीं इतना ही विश्व है, तब भी हमारा मन नहीं मानेगा, क्योंकि इतना ही विश्व है तो जब बॉर्डर तय है तो बॉर्डर के बाहर कुछ तो होगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इससे साफ झलकता है कि बीच में हो कुछ भी, आधार के रूप में जो हो, बात को कौन पूरी करेगा? आधार के रूप में जो हो वह
बोल सकेगा कोई? वह अनंत ही होना चाहिए। यदि शांत होगा तो फिर प्रति प्रश्न खड़ा होने वाला है, ये किसके आधार से? और फिर अनावस्था दोष से ग्रसित हो जाएगा। और आप यदि ये कहेंगे फाइनल द्रव्य है तो फिर प्रश्न होगा ये किसके आधार से? इसके बाहर कुछ तो होगा बॉर्डर के। इसलिए जैन दर्शन ने जो निरूपण किया है वो इतना सटासट गले उतरता है जिसमें कोई तरह की युक्ति की आवश्यकता नहीं। और जैन ग्रंथ कहता है कि इसमें तो कोई बात ही नहीं बड़ी, ये सब आकाश फैला है अनंत अनंत, उसके बाहर क्या है का इसीलिए प्रश्न नहीं है। हमने इसे शांत कहा ही नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, शायद द्रव्य पाठ में किया हो या विश्व पाठ में किया हो। मैंने आपको दो वैज्ञानिकों के नाम बताए थे, एडिंगटन एंड आइंस्टाइन। और मैंने दोनों के नाम कहते समय आपको ये कह रहा था, एक मुझे देखना पड़ेगा, एक वैज्ञानिक इस विश्व को शांत मानते हैं, अंत सहित मानते हैं, फाइनाइट मानते हैं, उनके भी डायमेंशंस बता सकते हैं। और एक वैज्ञानिक इस विश्व को इनफाइनाइट मानता है, अनंत मानता है। तो मैंने कभी बोलते बोलते आपको यह बोला है, दोनों वैज्ञानिक सही है। एक वैज्ञानिक जो विश्व को फाइनाइट बोल रहे हैं वे लोकाकाश की तरफ से बात करते हैं, जो वैज्ञानिक विश्व को इनफाइनाइट बोल रहे हैं वे अलोकाकाश की ओर से बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों के दिमाग में परस्पर अपेक्षा होगी ऐसा मुझे भरोसा नहीं है ज्यादा, बट हमारा जैन दर्शन ऐसा कहता है एक लोकाकाश है जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स उसके सेट है, उसके डायमेंशन सेट है, उसकी लंबाई चौड़ाई सेट है, उसका ओर छोर सेट है, उसका मध्य पॉइंट भी लोकेट किया जा सकता है। लेकिन वो किसके आधार से कि जब बात आएगी तो अनंत 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 आकाश बताया गया है। अब हमारे ग्रंथों में एक सुंदर उदाहरण दिया है, ये लोक अलोक के बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार, मैं मेरा सिंपल उदाहरण देता हूं, आकाश के बीच में ठीक एक चंद्रमा आपको दिख रहा है, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार वो आधार लटका है बिल्कुल गगन मंडल पर, ठीक उस प्रकार वह आधार है, उसी प्रकार अनंत अनंत आकाश और उसके बीचों बीच है लोक। कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट होगा तो वे जरूर पूछ सकते। किसी को डाउट यहां तक? डाउट है किसी को? नहीं। अब मैं आपके बीच में और कुछ प्रश्न साझा करता हूं जो हमारे मूल ग्रंथों में आए हैं। मूल ग्रंथ में ऐसे प्रश्न आए कि लोक आकाश के बीचों बीच है। लोक में भी आकाश है, मैं ये जानता हूं, आकाश तो सर्वत्र है, लेकिन लोक के बाहर आकाश है का तात्पर्य केवल आकाश ही है, वो और कुछ नहीं है वहां पर। इस विधि से भी आकाश दो रूप में विभाजित अपने आप हो गया, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। इस प्रकार आकाश दो भागों में विभाजित हुआ। हमारे ग्रंथों में एक मूल प्रश्न खड़ा हुआ बच्चों कि ये लोक आकाश के बीच में कहां पर स्थित है? तो आचार्य ने उत्तर दिया बीचों बीच। किस प्रकार? जिस प्रकार छत को टंगा हुआ कोई सीका। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया है, आपको याद आ रहा होगा। किसके लिए दिया था ये उदाहरण? जैसे मैंने कहा था पुराने जमाने में दूध दही रखते थे, उस सीके को लटका कर रख देते थे जिससे बिल्ली के आक्रमण से बच जाता था वो। जैसे वो बीचों बीच लटका है ऐसा वो लोग बीचों बीच लटका है। फर्क इतना ही है, वो अधर में ही लटका है, छीका अधर में ही लटका है, वो तो सपोर्टेड है, रूफ है, रूफ के पीछे सपोर्टेड है, लेकिन लोग को किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये मैंने उदाहरण पहले भी दिया है आपको, और ये कहा है लोग इस प्रकार अधर बीचों बीच आकाश के है। फिर प्रश्न उठा मूल ग्रंथों में
बीचों बीच तो तब कहते हैं, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले भी बात रखी थी, जैसे आपको बोला इस हॉल का सेंटर निकाल, तो आप हॉल का सेंटर निकाल पाएंगे बच्चों? हाँ या ना? सरलता से। क्यों? क्योंकि इसका आपको और भी पता है, छोर भी पता है, स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है। आपको तो हर चीज निकाल सकोगे इसकी। अरे भारत का भी सेंटर पॉइंट निकालना है तो आप निकाल सकेंगे। वर्ल्ड का भी निकालना है, हालांकि वर्ल्ड मतलब अभी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितना कहते हैं उसका भी निकालना हो यदि, तो वो भी सब संभव हो जाएगा। एशिया का सेंटर पॉइंट निकालना है तो वो भी संभव हो जाएगा। लेकिन लोग आकाश के बीचों बीच है, आकाश का सेंटर कैसे निकाला जाए? क्योंकि आकाश का नहीं ओर है और नहीं छोर है, इसका स्टार्ट और एंड ही नहीं, तो सेंटर कैसे बोल दिया आपने? तो आचार्य ने बहुत सुंदर उत्तर दिया इसका, बीचों बीच इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरफ भी अनंत आकाश है, इस तरफ भी अनंत आकाश, इस तरफ भी अनंत, इस तरफ भी अनंत। मतलब 2-5 सेंटीमीटर यहाँ वहाँ भी हो जाए, 2-5 किलोमीटर यहाँ वहाँ भी हो जाए, तब भी हम उसे बीच में ही कहेंगे। इस प्रकार लोक आकाश के बीचों बीच स्थित है। थोड़ा सा आज हम लोक को स्टडी करेंगे बच्चों। उसके पूर्व, अभी फिगर के पहले जाने के भी पूर्व, अभी मैं थोड़ा और बेसिक जानकारी देता हूँ। लोक का अर्थ आज देखते, शायद आज मैं इतना ही पूरा कर पाऊँ। देखते हैं लोक का अर्थ देखते हैं। वैसे मैंने पहले कभी बताया है लोक का अर्थ आपको? मुझे कोई बता सकेगा लोक का अर्थ मैंने क्या बताया था आप लोगों को? याद है किसी को? मैंने कुछ बताया था आपको? मैंने आपको ये बताया था बच्चों, लोक लुक धातु से बना है, लुक धातु से। पर्टिकुलर धातु, जैसे मेटलर्जिकल फील्ड में कुछ धातु होते हैं, उस मूल धातुओं से अनेक ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं। उसी प्रकार व्याकरण में भी कुछ धातु होते हैं, धातु। जैसे उदाहरण के रूप में गम धातु है, गम। तो गम धातु से जैसे वर्ड बना गच्छति, जाता है, आगच्छति, आता है, प्रत्यागच्छति, लौट कर आता है, आदि आदि आदि। ये जितने अवगच्छति, जानता है, गम धातु से बने हुए ये शब्द है। 1000 शब्द बन सकते हैं, हजार। एक मूल धातु एक ही रहता है हर जगह। उसी प्रकार एक लुक धातु है बच्चों, लुक। और मैंने बताया था लुक धातु है वह किसके अर्थ में बताया था मैंने? देखने के अर्थ में। तो देखने के, हालांकि यहाँ पर देखना मतलब कोई आंखों से देखना ऐसा नहीं। देखने का तात्पर्य यहाँ पर जानना, जानना। इसलिए लोक शब्द का अर्थ आत्मा होता है, आत्मा। जो जानता है वह लोक। मैंने आपको यह भी बताया था, आपको याद आ रहा होगा बच्चों, इस लोक शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए मूल में हमारे आचार्य ने किया, अमृत चंद्र स्वामी ने किया है कलश में, और आत्मा को लोक कहा, लोक। और इसी का अनुसरण करते हुए लोक भावना में डॉक्टर हुकुमचंद जी बहरील ने 12 भावनाओं के अंतर्गत आत्मा को चिल्लोक बोल दिया, चैतन्य लोक। आत्मा को ही लोक कहते, परमार्थ तो यही लोक है। तो पहला अर्थ मैंने किया, जो देखता है वह लोक। इस न्याय से, परमार्थ से आत्मा ही लोक है। क्या जबरदस्त परिभाषा की आकलन स्वामी ने देखी राजवार्तिक में। षड्द्रव्यानि यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः। 6 द्रव्य जिसमें देखे जाते हैं, झलकते हैं, जानने में आते हैं, प्रतिभासित होते हैं, उसे लोक कहते हैं। षड्द्रव्यानि यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः।
जहां पर सब विश्व देखने में आता है, उसे कहते लोक, हमारी आत्मा ही लोक है। एक अर्थ ये हुआ। लोक का दूसरा अर्थ, यह भी एक मूल अर्थ है, पहला जो अभी कहा, लेकिन प्रचलन के रूप में अभी डेफिनेटली प्रचलन व्यवहार का ही होता है। जब हम तप की बात करते हैं तो हर एक जन के सामने अनशन मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शयसन काय क्लेश विनय वैयावृत्ति काय उत्सर्ग आदि आदि, यही तो सब आता है सामने। प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, यही तो सामने आता है। तब कहते ही इच्छा निरोध स्तप थोड़ी आता है। प्रचलन जिसका होता है वही स्ट्राइक होता है सबसे पहले। और लोक शब्द का प्रचलन व्यवहार दृष्टि से दूसरा बनता है, जो स्ट्राइक होता है उसी का प्रचलन बना है। अभी वो लोक शब्द का क्या अर्थ है, अभी देखिए। जो आत्मा में देखने में आता है, आत्मा के द्वारा जो देखा जाए सो लोक। आप मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बताएंगे लोक के दोनों अर्थ कोई भी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई बता सकता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड। कोई बताएगा बच्चों? दो बातें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आप लोगों को कुछ ऐसा है क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश में ही है। देखो, हम इसे ऐसे भी कह सकते कर्तृवाच्य, और एक होता है कर्मवाच्य। कर्ता कर्म बोलते, कर्ता कर्म भी। कर्ता कर्म। मैंने क्या कहा अभी? दो लाइन में जो जानता है वह लोक, यह सब्जेक्ट को स्ट्रेस देता है। यह कर्तावाची संज्ञा है, कर्ता इसमें उभर रहा है। दूसरा, जो जानने में आता है यह कर्म की तरफ स्ट्रेस देता है, यह ऑब्जेक्ट की तरफ स्ट्रेस देता है। लोक के मैंने दो अर्थ किए बच्चों। जो जानने में आता है वो सब लोक है। अभी इस न्याय से, लेकिन इसमें और एक आपत्ति खड़ी हो गई। क्या आपत्ति खड़ी हो गई? इसमें तो सारा विश्व ही लोक हो जाएगा, और हम तो ये कह रहे हैं कि केवल बीच का ही पार्ट लोक है। इसलिए तीसरी थोड़ी संस्कारित परिभाषा, रूढ़ परिभाषा ये है जिसमें छहो द्रव्य देखने में आते हैं उसे लोक कहते हैं, और जिसमें छह द्रव्य नहीं देखने में आते, केवल आकाश देखने में आता है, उसको हमने वहां पर गौण किया। अब गौण किया तो यह सवाल खड़ा हुआ उसका नामकरण कैसे करें? सिंपल, जैसे जीव के साथ अजीव किया था, उसी प्रकार लोक के साथ अलोक कर दिया हमने, जिसमें छह द्रव्य नहीं पाए जाते। इस न्याय से लोक और अलोक ये दो खंड घोषित हो गए। तो ये लोक के मैंने दो अर्थ के। यहां पर हमारा प्रकरण तीसरे अर्थ की तरफ चलेगा। उस लोक के हम बात करेंगे जिसका आकार लगभग, मैंने आपसे हाथ भी उठवाया था पहले, कितने जनों के गेट पर, कितने जनों के घर पर 3 लोक का नक्शा बना है बच्चों। मैंने आपको पूछा था, आपको याद आ रहा है कितने जनों के घर पर बना है? वैसे 3 लोक का नक्शा गेट पर बना है कि दीवार पर? घर पर बना है। हाँ? गाड़ी पर भी बना हो तब भी हाथ ऊपर करो। कहाँ पर बना है? दरवाजे पर। आपका कहाँ बना है? हाँ? गाड़ी पर है। गजब है, गजब। तो अभी यदि मैं आपको बताऊं, उसको आकर बनाना है आपको यहाँ पर, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बच्चों, आप सभी जन फेल होने वाले हैं इसमें। और आपके घर पर जो छपे, बहुत गारंटी वैसे नहीं दे सकता 100% की, लगभग 99% की मैं गारंटी दे सकता हूँ। वे सब छपे वाले नक्शे सब गलत है। क्यों? उसकी चर्चा बहुत ही जल्द होगी। लेकिन अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ, हम लोक के नाम पर
उसकी चर्चा करने वाले जो आपके घर पर, आपके गाड़ी पर, आपके दरवाजे पर सब जगह छपे हैं, और हम जैन धर्म की ये पहचान के रूप में सामने रखते हैं। और किस प्रकार किसने ये प्रचलन चालू किया मुझे पता नहीं है, बट ये रूढ़ हो गया ये प्रचलन। ये नक्शा दिखते ही लोग समझ जाते हैं जैनियों का कुछ है, और नीचे लिखा भी रहता है उसके परस्पर ग्रहो जीवानाम। एनीवे बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। और उसमें आपने देखा होगा, गौर से ऊपर सिद्धशिला भी देखी होगी, देखिए आपने। अभी इस आकार को गौर से देखिए आप, तो आप ये पाएंगे इस आकार को देखते समय ये आकार ठीक ऐसा दिख रहा है जैसे कोई आदमी खड़ा है। चेहरा तो नहीं है, चेहरा हमें इमेजिन करना पड़ेगा। वो जो ऊपर का चपटा पार्ट है दैट इज लाइक, मान के चलिए वो एक नाक के स्थान पर देखिए, और थोड़ा ऊपर आपको आंखें वाखें बनानी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल वो आदमी है जिसने अपने कमर पर दोनों हाथ रखे हैं, विठोबा पंढरीचा। और लेकिन जो पंढरीचा विठोबा है जिसने कमर, जानते हो ना पंढरीचा विठोबा, यहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ है पंढरपुर पास में, जहाँ के विठल प्रसिद्ध है, उनको भगवान के रूप में पूछते हैं। एनीवे, तो उनके कमर पर हाथ है, लेकिन फर्क इतना है 3 लोग का नक्शा केवल उस आदमी के डिजाइन का नहीं है जिसने कमर पर हाथ रखे हैं, उनके पैर भी फैले होने चाहिए, तो ठीक ऐसा आकार दिखेगा। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? राइट। अभी इसमें और एक काम करना है आपको। आज के दिन तो मैं इतना ही बस करूंगा, मैं 2-3 मिनट और लूंगा अभी, क्योंकि आज किसी कारणवशात मुझे जल्दी सेटल करना है। आपको और एक काम करना है, इसके सामने और एक आदमी खड़ा करना है थोड़ी दूरी पर, इसी पैटर्न में उसे खड़ा रहना है, और लोग इस आकार का है। इस आकार का मतलब आमने सामने 2 खड़े हैं, उसके बीच को आपस में सब जगह आप बांध दो उस जगह को। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? उस जगह को बाहर से रैप कर दो अच्छे से, तो जैसा दिखेगा हमारा लोक ऐसा दिखता है, बिल्कुल वो समझ रहे हैं। और जो अंतर दूरी 2 लोगों के बीच में है, उसे एक सिंपल टर्म है लंबाई, लेंथ। लेंथ कितने जन समझ रहे बच्चों? और हाइट तो हाइट है, और एक होती है चौड़ाई जिसे कहते हैं हम विड्थ, जो पैरों के बीच का नाप, कमर का नाप, इसे क्या एल्बो कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? एल्बो। जो 2 एल्बो के बीच का नाप और 2 कान के बीच का नाप, ये जो नाप है अलग अलग, ये है विड्थ। विड्थ चौड़ाई। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, लोग 3 डायमेंशनल व्यू है। क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कुछ फिगर्स सिंगल डायमेंशनल है, कुछ फिगर्स 2D 2 डायमेंशनल है, और कुछ 3 डायमेंशनल है। कितने जन जानते इस बात को? नहीं जानते आप लोग। सिंगल डायमेंशन जैसे लाइन, ये सिंगल डायमेंशन है बच्चों। इसकी लंबाई ही है केवल, इसके ना चौड़ाई है ना ऊंचाई। नेक्स्ट, स्क्वायर, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं है इसको। कितने जन समझ रहे हैं? मुझे नहीं समझ रहे, ये भी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, जरा खड़े रहेंगे बच्चों, खड़े रहो जरा समझा। हाँ, इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है ये? स्क्वायर। अभी और एक बात समझने की है बच्चों आपको। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल समझते, जैसे आयत कहते क्या? आयत। स्क्वायर को चौकोर कहते होंगे, रेक्टेंगल को आयत कहते होंगे। ये सब 2 डायमेंशनल फिगर्स है बच्चों। 2 डायमेंशनल फिगर्स का तात्पर्य इतना ही होता है, इनकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है।
इनकी हाइट नहीं हुआ करती, और इनकी एरिया निकालनी पड़ती है, हमें बताया जाता है फाइंड द एरिया। इनकी वॉल्यूम नहीं हुआ करती। वॉल्यूम 3 का आप समझ रहे होंगे सभी। हाँ जी हाँ। 3 वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर की होती है, जैसे क्यूब। जैसे क्यूब समझते हो ना बच्चों, क्यूब स्क्वायर जैसा ही 3 डायमेंशनल व्यू। एक होता है स्फीयर, स्फीयर सर्कल 2 डायमेंशनल व्यू है, क्योंकि उसकी एरिया बनती है। लेकिन स्फीयर डिब्बा डिब्बा बॉल, स्फीयर डिब्बा में तो 3 डायमेंशन नहीं, हाँ वो बाद में। अभी स्फीयर ये 3 डायमेंशनल व्यू हो गए बच्चों। जैसे क्यूब, क्यूब होता है ना, वो भी क्यूब तो अभी बोल दिया मैंने। एक क्यूब, एक स्फीयर, एक सिलेंडर, कोन, ये सब 3 डायमेंशनल व्यूज होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा स्क्वायर की एरिया में आप लिखते हैं मीटर स्क्वायर। जब आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो आप लिखते हैं उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। 2 डायमेंशनल की 2 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशनल में 3 डायमेंशन होती है। सीधा गणित है हमारा। और क्यूब को कहते हैं घन। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते मैथमेटिक्स की, इंग्लिश में पढ़ते क्या? उसमें रहता है मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूबिक। तो उसको हिंदी में कहेंगे मीटर वर्ग, और हिंदी में कहेंगे क्यूब को घन, मीटर घन। तो घन मतलब क्यूब। और ये जो लोक का नक्शा हम देख रहे हैं, देखेंगे कल से, यह घनाकार है। ये 3 डायमेंशनल व्यू है। इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, और इसमें ऊंचाई भी है। ये तीनों बातें इसमें शामिल है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः।